सी यूनिट 3 इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये पेपर लास्ट होगा बराबर। और इसमें अभी फर्स्ट और थर्ड यूनिट है। तो सवाल ये है कि पहले तो टीडीएस होता क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये होता क्या है। द स्कीम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। समझो कि एक्स 29 ईयर्स का बिजनेसमैन है। 2021-22 के अंदर उसकी टोटल बिजनेस इनकम 8,86,000, उसको 90,000 इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये इंटरेस्ट 10,000 टीडीएस माइनस करने के बाद मिलता है। हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब करते थे, तब जब भी नेट इंटरेस्ट दिया जाए तो उसको क्रॉस कर दो। तो अगर टैक्स माइनस कर दिया गया हो तो उसको वापस प्लस कर देते हो। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही किया। देखो नीचे 8,86,000, नेट इंटरेस्ट कितना 90,000, टीडीएस कितना माइनस किया 10,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 लाख तुम्हारा ग्रॉस इंटरेस्ट आएगा। तो अब तुम्हारी इनकम हो गई कितनी, 9,86,000। अब सवाल, उसने डिपॉजिट किए हैं 60,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर उसने पैसा डिपॉजिट किया तो एडीसी के अंदर उसको ये पैसा माइनस मिलेगा। तो माइनस कर दो तो नेट इनकम होती है 9,26,000। तो अगर मैं करंट इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से गिनूंगा तो इसको टैक्स भरने का आएगा 1,10,200 रुपए का। कितनी इनकम के ऊपर, 9,26,000 के ऊपर उसको टैक्स भरने का आएगा 1,10,200 का। और उसके ऊपर 4% सेस भरना पड़ता है। इन्होंने सेस का कैलकुलेशन 4% नहीं किया, ये 3% है। ये जो सेस का कैलकुलेशन है 3% है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। टोटल करेंगे तो 1,13,510 तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी। तो तुमको टैक्स कितना भरना है, सवाल ये। अब तुम बोलोगे मैं 1,13,510 का टैक्स भरूं तो वो गलत। क्योंकि ऑलरेडी जब इंटरेस्ट मिला था तुमको तो 10,000 के टैक्स को माइनस करने के बाद तुमको मिला था। तो मतलब वो 10,000 टैक्स के तो कट गए ऑलरेडी। तो अब तुमको टैक्स ये नहीं भरने का, 1,13,510 नहीं, लेकिन उसमें से अपने 10,000 को माइनस करेंगे और तुमको टैक्स ये भरने का। कितना, 1,03,510। उसको टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। यानी जो आगे बढ़ गए हैं वो जितने भी टैक्स भर चुके वो सब माइनस हो जाएंगे उसमें से। पहले नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट, मतलब जितना टीडीएस कटा है ना वो सबका सब पहले ग्रॉस इनकम में ऐड कर दो। फिर टोटल इनकम फाइंड आउट करो, टोटल इनकम के ऊपर से टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करो। टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद उसमें से जितना टैक्स तुम आगे भर चुके हो ना वो सब माइनस कर दिया जाएगा। फिर आएगा नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अब टीडीएस किन चीजों के ऊपर होता है, तो देखो पहले तो सैलरी के ऊपर होता है, सैलरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। फिर पेमेंट अदर देन सैलरी टू रेसिडेंट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी टीडीएस करता है, डिविडेंड के ऊपर, रेंट के ऊपर, कमीशन, ब्रोकरेज, लॉटरी विनिंग, विनिंग ऑफ रेसेस, टेक्निकल प्रोफेशनल फी, रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा, एंड पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट्स, फॉरेन कंपनीज। इन सब के ऊपर टीडीएस कटेगा। अब सवाल ये है कि टीडीएस जो भी कटता है उसके लिमिट वगैरह क्या है, कितना टीडीएस कटेगा, क्या अलाउड है, वो सब अपने यूनिट के अंदर सीखना है। तो हर किसी को अलग अलग टॉपिक के अंदर डिवाइड किया गया। ये जो एग्जाम्पल है ना, ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो ऊपर एग्जाम्पल है ना वैसा एग्जाम्पल नहीं आएगा। यानी अभी तो तुमको सिर्फ इसका थियरी का पोर्शन समझ, याद ये रखना है। देखो यहां से कोई भी इंसान अगर जुरिस्डिक्शनल एरिया, नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया के अंदर है, तो उसको जो भी पैसा मिलेगा ना उसमें से कोई ना कोई अमाउंट टीडीएस का कटेगा। तो कितना अमाउंट कटेगा वो है ना, तुमको रेट्स लिखा गया है अपेंडिक्स 1 के अंदर। यानी अपेंडिक्स 1 यानी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का पेज है, उसके अंदर ये दिया गया है। ये रेट कितना है, 30%। 30% इसके अंदर, लेकिन याद रखो सरचार्ज और एजुकेशन सेस इसके अंदर ऐड कैन नॉट बी एडेड, ऐड नहीं किया जा सकता। बराबर। पहले तो क्या लिखा गया है,
कि जो टैक्स रेट दिया है वो, या 30%, विच एवर इज हायर। टैक्स रेट जो अपेंडिक्स 1 में दिया है वो, और 30%, विच एवर इज हायर, वो चार्ज किया जाएगा। अब सरचार्ज ऑन टीडीएस पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो ये लिखा है कि पेमेंट ऑफ सैलरी टू अ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कितना लिखा है, टोटल टीडीएस का 15% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। बट याद रखो ये कब 15% सरचार्ज, जब तुम्हारा टीडीएस का अमाउंट 1 करोड़ से बढ़ जाए तो 15, नहीं तो नहीं। टीडीएस का अमाउंट कितना बढ़ जाए, 1 करोड़ से बढ़ जाए, तो ये एमसीक्यू हुआ तुम्हारा, कितना सरचार्ज, 15%, और कब, अगर टीडीएस 1 करोड़ से बढ़ जाए तो। दूसरा, पेमेंट या तो क्रेडिट टू अ नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, कितना लिखा है, 15%। नॉन रेसिडेंट कंपनी के सिवा, तो उसको सरचार्ज कितना, 15%, वो भी सेम, टीडीएस अगर 1 करोड़ से बढ़ गया तो। फिर पेमेंट ऑफ क्रेडिट अदर देन सैलरी टू अ फॉरेन कंपनी, यहाँ पे सरचार्ज है 1 करोड़ से अगर ज्यादा है टीडीएस तो सरचार्ज 2%, 2%। लेकिन इसमें गिवन क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम हो तो। पर अगर समझो 5% ऑफ टीडीएस इफ पेमेंट इज सब्जेक्ट टू, हाँ, 5% ऑफ टीडीएस इफ पेमेंट सब्जेक्ट टू टीडीएस एक्सिड 1 करोड़, यहाँ 1 करोड़ नहीं लिखो, यहाँ 10 करोड़ कर देना है आपको। यानी अगर 10 करोड़ हुआ ने पेमेंट, उससे बढ़ जाएगा ने, तो हमको 5% सरचार्ज। पर याद रखो सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, मेन इनकम के ऊपर नहीं। टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा, मेन इनकम के ऊपर नहीं। यानी तुमने टीडीएस भरा 40,000 तो सरचार्ज 40,000 पे लगा, तुम्हारी 1 लाख की वो इनकम पे नहीं, बराबर ना। एजुकेशन सेस, इसमें 2% और 1% बताया गया है। अब टीडीएस रिएम्बर्समेंट टू एजेंट, वो सब आगे सर्कुलर जो है उसके अंदर आएगा। यहाँ पे अपने यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टीडीएस सैलरी के अंदर कटेगा उसके बारे में देखेंगे। देखिए, व्हेन एंड हाउ टैक्स इज टू बी डिडक्टेड इट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले सैलरी आएगा। देखो इसमें ये सब पूछा जाएगा। देखो हु इज द पेयर, तो एम्प्लॉयर, सैलरी कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। रिसीव कौन करेगा, तो एम्प्लॉय। पेमेंट क्या, तो खाली सैलरी। एट व्हाट टाइम टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस कब कटेगा, जब पेमेंट करेंगे तो पैसा काट के पेमेंट करेंगे ना एम्प्लॉय, बराबर है। फिर मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, कितना टैक्स डिडक्शन, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट टैक्स डिडक्शन, कितनी अमाउंट तुम टीडीएस काटे बिना पे करोगे। तो अगर अभी 3 लाख की लिमिट है ना, तो पूरे साल की 3 लाख की लिमिट, तो हर महीने की सैलरी 25,000 हो गई, बराबर। तो 25,000 तक अगर सैलरी हो ना तो टीडीएस नहीं कटेगा, सिंपल, समझे ना। तो टीडीएस कब कटेगा, जब 25,000 से सैलरी बढ़ जाए तो। फिर दूसरा, रेट ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, ए नॉर्मल रेट। रेट ऑफ डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन क्या, नॉर्मल रेट, मतलब अगर तुम्हारी सैलरी 4.5 लाख रुपए टोटल पूरे साल की, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ऊपर के 1.5 लाख के ऊपर 5%। यानी करना तो सेम है, वर्किंग तो सेम ज करना है, पर क्या है, पगार हाथ में आने से पहले टैक्स कटता है, बराबर। फिर व्हेन द प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं, इसमें डैश लिखी है बात। यानी हर किसी को टीडीएस काट के पैसा मिलेगा। इज इट पॉसिबल टू गेट द पेमेंट विदाउट टैक्स, तो द एम्प्लॉय कैन मेक एन एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर 13 के अंदर वो एप्लीकेशन कर सकता है कि मुझे टीडीएस नहीं कटवाना सैलरी में से, मैं लास्ट में साथ में भर दूंगा, तो एप्लीकेशन कर सकता है। पर कोई नहीं करता, क्योंकि झंझट लेके बैठे कौन, समझे ना। Now, the employer may, at the time of deducting tax at source, increase or decrease the amount to be deducted for the purpose of adjusting a previous deficiency or excess deduction. मतलब कई बार क्या, टीडीएस अगर समझो हर महीने 4,000 कटता है तुम्हारी सैलरी में से, तो एम्प्लॉयर को अगर लगे ना कि किसी महीने की सैलरी में से पैसा कम कटा है हमसे, तो वो उस वक्त एडजस्ट कर सकता है,
एडजस्ट कैसे करेगा, बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, बराबर नहीं। पर जिम्मेदारी किसकी रहेगी, एक बार तुम्हारी सैलरी में से टीडीएस का पैसा कट गया ना, तो भरने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है, तुम्हारी नहीं। यानी डिफॉल्टर कौन हो गया, अगर पैसे नहीं भरेगे तो एम्प्लॉयर, तुम नहीं। इसीलिए तो यहाँ झंझट नहीं है। तो टीडीएस काटना सबके लिए सहूलियत वाला काम है ऐसा। अब सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे, वो जैसे बोलते थे, तो इसमें भी हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन वगैरह सब मिलेगा। पर यहाँ याद रखो, हाउस रेंट अलाउंस exemption pertaining to house rent allowance shall be calculated by the employer on the basis of specified limit provided by section 10 13A. These limits have been given. This exemption depends upon rent paid by the employee. The concerned employee should submit to the employer a written statement pinpointing rent paid, name of the landlord, address of the property, and PAN of landlord. PAN of landlord कब रिक्वायर्ड है, अगर एक साल में 1 लाख से ज्यादा का अगर तुम रेंट पे करते हो तो, बराबर, along with rent received given by the landlord. However, for the purpose of tax deduction, the सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी सीबीडीटी हैज गिवन अ कंसेशन, ये एमसीक्यू, 3,000 पर मंथ और लेस, यानी रेंट रिसीट इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसेशन दैट रेंट रिसीट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ हाउस रेंट अलाउंस 3,000 से कम होने। अब इसका पूरा मतलब समझो, कि अगर समझो कि मैं भाड़े के घर में रहता हूँ, बराबर, मैं भाड़ा भरता हूँ, एम्प्लॉयर मुझे हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, एम्प्लॉयर मुझे हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा नहीं, मैंने तुम्हारे हाउस रेंट अलाउंस में से कितना खर्चा किया। तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए सबसे पहले भाड़ा पावती जिसको अपने बोलते हैं, वो ला के रखनी पड़ेगी। उस भाड़ा पावती के अंदर जो मकान मालिक है उसका नाम लिखा जाता है। मकान मालिक का पैन नंबर कब रिक्वायर्ड है, जब तुम भाड़ा एक साल में 1 लाख से ज्यादा का भरते हो। अगर इससे कम का है तो सामने वाले का पैन नंबर जरूरी नहीं। उस भाड़ा पावती के अंदर ये लिखा जाएगा कि तुमने कब कितनी बार पेमेंट दिया और कितना पेमेंट दिया, वो सब लिखा जाएगा। अब अगर तुमने हाउस रेंट अलाउंस 3,000 से कम रिसीव किया है एक पर मंथ में 3,000 या तो इससे कम रिसीव किया, तो तुमको ये पावती वावती का चक्कर करने की जरूरत नहीं है, तुम जितना ऐसे जबान से बोलोगे उतना मान लिया, बराबर। ये हुआ अदर इनकम्स ऑफ द एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय एट हिज ऑप्शन कैन डिक्लेयर हिज अदर इनकम टू द एम्प्लॉयर। अदर इनकम में देखो सारे के सारे जितने भी डिडक्शन है वो सब तुमको मिल जाएंगे, 80C, 80CCC, 80CCD, फिर उसके बाद में 80D आएगा, डबल सी डी दो बना गया, डबल डी बी, 80E, 80EE, 80GG, GA, TTA भी है और TB भी है। और TB है ना बूढ़े लोगों के लिए, 60+ के लिए, इंटरेस्ट के लिए है, 50,000 का क्लेम करना। 80U अंधे बहरे लूले लंगड़े अगर खुद हो अपने, तो 80U लागू होता है, सही सर। तो टैक्स लायबिलिटी, अब टैक्स लायबिलिटी में यहाँ लिखा है कि टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ द एम्प्लॉय डज नॉट हैव पैन। टैक्स इज डिडक्टेबल आइदर एट द नॉर्मल रेट और एट द रेट ऑफ 20%, है ना, विच एवर इज हायर। उसके पास पैन नंबर, तुम्हारे पास पैन कार्ड ना होने तो टैक्स ज्यादा काटो, सीधा 20% लिखा है देखो। बाकी अगर पैन कार्ड हो तो 5 लाख तक तो 5% है, बराबर के नहीं। तो अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से बढ़ जाए तो बात अलग, लेकिन पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है ना तो तुमको कितना टैक्स देना पड़े, 20% सीधा फ्लैट टोटल इनकम पे। टैक्स इज नॉट डिडक्टिबल अगर सैलरी एग्जेम्प्टेड लिमिट के अंदर जाती है, यानी 3 लाख के कम अगर सैलरी हो ने तो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। एट द रिक्वेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कैन गिव रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यानी
अगर उसके पास पैन कार्ड ना भी हो ना तो भी यहाँ पे रिलीफ मिल जाती है. However, these facilities available only to the if the employee is government or public sector undertaking, यानी और कंपनी का एम्प्लॉय थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन और बॉडी, यानी प्राइवेट सेक्टर में किसी दुकान में या फर्म के अंदर काम करने वालों के लिए ये नहीं. देखो, एचआर एग्जेम्पशन मिलता है इसमें से इतना, अदर इनकम ऑफ एम्प्लॉय, फिर उसके बाद हाँ, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, रेट ऑफ टैक्सेशन इन केस पैन इज नॉट सबमिटेड व्हेन द पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय टू और मोर एम्प्लॉइज, ये सब है ध्यान में रखना है. अब टीडीएस सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द एम्प्लॉय इन फॉर्म नंबर 16, ये एमसीक्यू है. एनुअली ऑन और बिफोर, ये भी एमसीक्यू में आएगा, March 31 के पहले, ऑन और बिफोर, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और ये पेपर फॉर्मेट में दे सकते हो या तो ऑनलाइन यानी डिजिटल सर्टिफिकेट में. मतलब क्या, कि तुमने टीडीएस भर दिया है, इसका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना. नहीं तो टैक्स अथॉरिटी तुम्हारे घर पे आके दस्तक दे, चलो दरवाजा खोल, तो क्या होगा, हालत बिगड़ जाए. फॉर्म नंबर 16 वो तुमको दिया जाएगा एम्प्लॉय को, और वो एनुअली कब दिया जाए, ऑन और बिफोर May 31 के अंदर. अबे नहीं, यहाँ देखो फॉर्म 193, अब वो गया, सैलरी खत्म हो गया, सैलरी खत्म हो गया, अब कौन सा है 193, डीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. यहाँ पे हु इज द पेयर, यानी पेमेंट करने वाला कौन है, जो इंटरेस्ट पे करता है ना सिक्योरिटी के ऊपर, वो. हु इज रेसिपिएंट, और रेसिडेंट पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटीज, जिनके पास सिक्योरिटीज है ना. मेरे पास सिक्योरिटी है, मैंने अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो मुझे पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के. पेमेंट में क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट. और इसमें टीडीएस सीधा सीधा 10 टका, याद रखें, जब भी पेमेंट रिसीव करें ना इसमें सीधा 10 टका टीडीएस कट जाएगा. और व्हेन प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, समझ लो, अगर इंटरेस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज प्लस अ फ्यू मोर या दूसरे कुछ है लो तो जनाब, तो जनाब, इज इट पॉसिबल टू गेट द पेमेंट विदाउट टैक्स डिडक्शन और विद लोअर टैक्स डिडक्शन, तो ना, लोअर टैक्स डिडक्शन नहीं. और याद रखना, डिबेंचर सिक्योरिटीज विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, किसमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं करना है यानी. तो देखो, डिबेंचर इश्यूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर इंटरेस्ट इज लेस देन 10,000, 10,000 से कम का इंटरेस्ट हो तो, एंड सिक्योरिटीज बेनिफिशियली ओन बाय एलआईसी और जीआईसी. इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर का कितना लिखा है, 5,000, ये सब तुम्हारे एमसीक्यू, ये भी. और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में लिखा है 5,000, तब तक आपको टीडीएस नहीं कटेगा. अब इसका समरी समझाओ, कि अगर मेरे पास समझो किसी कंपनी की सिक्योरिटी है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट जब भी हाथ में आएगा ना, तब 10% टीडीएस काट के मेरे हाथ में आएगा, बराबर. पर कहाँ इंटरेस्ट नहीं कटेगा, अगर स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है तो नहीं कटेगा, डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट हो, और अगर वो इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा नहीं है तो भी मुझे टीडीएस नहीं देना है, यानी मुझे टैक्स नहीं देना उसके ऊपर. और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी कब तक, 10,000 तक तुम्हारी वैलिड है. उसके ऊपर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाता है, अमाउंट नहीं, 10 लाख की सिक्योरिटी क्यों ना हो, लेकिन इंटरेस्ट अगर तुम्हारा 4,000 मिलता है, इंटरेस्ट तो खाली इनकम क्या है, डिपॉजिट किया वो इनकम नहीं है, जो मिलता है वो इनकम. तो वो इनकम अगर तुम्हारी 10,000 से कम है तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के ऊपर आपको टैक्स. फिर डिविडेंड इनकम देखिए, डिविडेंड इनकम में टीडीएस के बिना 5,000, बाकी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कितना लिखा है, 10%, बस इतना, दो चीजें याद रखो. क्या बोलना, यहाँ याद रखो कि अगर मुझे डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस काट के वो मुझे डिविडेंड देगा. अगर मेरा डिविडेंड 5,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, यानी पूरा पैसा मेरे पास आ जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन. लेकिन अगर 10,000 का मुझे डिविडेंड मिलता है तो वो 1,000 काट के 9,000 मेरे अकाउंट में जमा करता है. इसमें टीडीएस का रेट कितना लिखा है, 10%. अब इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दूसरे कोई भी इंटरेस्ट,
दूसरे किसी भी तरह की इंटरेस्ट, बराबर है। तो ये इसमें मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड विदाउट टैक्स डिडक्शन। तो अगर 60 ईयर से कम एज है तो 40 ईयर, सीनियर सिटीजन 50 ईयर, एंड 5,000 फॉर एनी अदर पर्सन। उसके अलावा बाकी कोई भी हो ना उसके लिए कितना है, 5,000। तो यहाँ पे भी टीडीएस कितना लिखा है, 10 टका। तो ये अगर इनकम इससे ज्यादा हुई ना, 40, 50 और 5 जो लिमिट लिखी है वो, तो ही टीडीएस करेगा, लेकिन कितना करेगा, 10% डायरेक्ट, बराबर ना। फिर किसमें से बताया गया, देखो सिक्योरिटीज नहीं, देखो इंटरेस्ट इज पेड टू एनी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब नाम लिखे। क्रेडिट सोसाइटी है, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अमाउंट अकाउंट, ये सब जो है ना वो सब अकाउंट में इसी तरह से पैसा तुम्हारे हाथ में टीडीएस काट के मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 40 ईयर। अपने लिए 40 ईयर, सीनियर सिटीजन के लिए 50 ईयर, और बाहर के कोई भी इंसान 5 ईयर, समझ लो। और ये लिखा है इंटरेस्ट पेबल बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट डिपॉजिट आफ्टर एप्लीकेबल टू नहीं काम का। अब देखो क्रॉसवर्ड पजल्स, कौन बनेगा करोड़पति और लॉटरी में इनाम जीतो, 10 ईयर से कम का अमाउंट हो ना तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं तो सीधा 30 टका कटेगा। 1 करोड़ जीता ने केबीसी में से, तो 70 लाख हाथ में आएंगे, 30 लाख गए, बराबर, 30 लाख गए। लॉटरी की टिकट है ना, उसमें भी ऐसा, अब समझो कि ऐसे वो क्रॉसवर्ड पजल आती है ना पेपर में, उसमें आया कि टीवी मिलेगा तुम, मैं तो गया एकदम बैंड बाजा लेके, टीवी जीत गया मैं तो। मैं वहां जाता हूँ, बोला 1,05,000 का टीवी है, बराबर, तो मैंने जीत लिया, तो ऐसे कि टीवी हाथ में नहीं देगी, टीवी है ना 1,05,000 का है ना, तो उस पर 30 टका मुझे उसी वक्त जमा कराने के, वो क्यों भरेगा, वो तो मुझे भरने के ना। तो वो टीवी मुझे कितने में मिलेगा, 30 टका माइनस करके, समझे ना, 30 टका मुझे भरने के, तो 30 टका में टीवी मिला, तो 70 टका उसने भरे, बाकी के 30 टका जो टैक्स के वो तो मुझे भरने के, ये टीडीएस है, समझे। फिर आगे यहाँ पे 194 डबल बी, टीडीएस फ्रॉम विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, घोड़े में जीतते हैं उसमें 10, 30 सेम है, ऊपर नीचे दोनों में सेम है। दोनों में क्या सेम है, उसमें भी 10 ईयर या तो लेस होने तो टैक्स नहीं भरना है, लेकिन 10 ईयर से ऊपर हो तो सीधा 30 टका फ्लैट, 30 टका काट के तुम्हारे हाथ में। घोड़े की रेस में मैं 50 लाख जीत गया, 50 लाख नहीं मिलेंगे, 30 टका काट के मुझे मिलेगा। इसलिए इसको लीगलाइज किया गया, कि लीगलाइज करें तो जीतने वाले को सरकार को टैक्स देना पड़े, इलीगल हो तो सरकार को टैक्स का ठेला भी ना, समझे ना। इसलिए इंग्लैंड में क्या किया इन लोगों ने, इंग्लैंड में बैटिंग करो ना क्रिकेट के ऊपर, अलाउड है, वो इलीगल नहीं है। सट्टा बैटिंग करते हैं ना क्रिकेट में, बैटिंग यानी वो बैटिंग नहीं, बैटिंग यानी जुआ खेलना, बराबर ने। तो अगर बैटिंग किया ने वो अपने लिए क्या हो गया, लीगल है। वहाँ बाहर दुकानें लगती है, वहाँ काउंटर लगते हैं अलग अलग कंपनीज के, और चिट्ठी लेके जाओ, उनको काउंटर खोल देंगे, उसके बाद में नीचे लिखा भी जाएगा कि अगर तुम जीते ने तो इतने पैसे आएंगे, इतने टीडीएस कटेगा, वो लिख के दे देते तुमको। अब देखो इंश्योरेंस कमीशन लिखा है, इंश्योरेंस कमीशन का अमाउंट याद रखना है, 15,000 या तो उससे कम, 5% फॉर पर्सन अदर देन अ कंपनी, और 10% इफ द रेसिपिएंट इज अ कंपनी। ये थोड़ा ऊपर से जाए, मैं समझा देता हूँ। इंश्योरेंस का कमीशन मिलता है, इसका मतलब क्या, मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता हूँ, उसमें मुझे कमीशन मिलता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूँ ना तो जो कमीशन मिला ना, वो अगर कमीशन 15,000 या तो उससे कम है, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा है ना, तो 5 टका कमीशन देना। लेकिन मैं कंपनी चलाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स देना पड़े, 10 टका टैक्स, समझे ना। फिर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बराबर ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पेमेंट करते हैं ना, वेदर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और अदरवाइज किसी भी तरह से, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट कितना लिखा है, 1 लाख या तो इससे लेस होने तो कुछ नहीं, लेकिन 5 टका ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज इन पेमेंट, यानी 5 टका, 1 लाख से अगर ऊपर हो तो 5 टका देने, राइट। यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कोई भी पेमेंट के अंदर ही आता है। लेकिन अगर टैक्स अगर नहीं काट तो अपने 15G
या तो एच फॉर्म 197A के अंदर जो दिया गया है वो अगर भर ले तो अपने ये नहीं भरेंगे टैक्स तो भी चलेगा, बराबर। फिर देखो लॉटरी टिकट, उसमें क्या था, कमाए, लॉटरी जीत गए, लॉटरी टिकट से ने उसमें पैसे कमाए, एनी पर्सन पेइंग कमीशन ऑन लॉटरी टिकट, जीत जाते हो ने तो आगे जो सेक्शन देखा उसमें, लेकिन यहाँ तो तुम खुद टिकट बेचते हो, बेचने वाले इन सेल्स में, बराबर नहीं, तो उसकी इनकम अगर 15,000 है तो उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो 5%। पर किस पे, कमीशन, पेमेंट किस में आता है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे आता है। फिर आगे 194H, टीडीएस फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन या तो ब्रोकरेज के ऊपर जो टीडीएस, तो कमीशन या तो ब्रोकरेज की इनकम होनी चाहिए, और उसमें भी अगर 15,000 से कम का कमीशन है ना तो कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन 15,000 से ज्यादा का कमीशन मिलता है तो किसी भी जरिए से तो 5% टीडीएस कटेगा। फिर टीडीएस फ्रॉम रेंट, ये रेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना लिखा है, रेंट अमाउंट विदाउट टैक्स कितना है, देखो तुमने जमीन, रेंट ऑफ लैंड लिखा है, बिल्डिंग लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी, किसी का भी रेंट, अगर रेंट में कमा रहा हूँ, मेरे पास इनकम है रेंट, तो अगर रेंट की इनकम 2,40,000 यानी महीने के 20,000 तक की रेंट हो ने तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा यानी 2,40,000 से ज्यादा हो ने तो मुझे, अगर प्लांट एंड मशीनरी हो तो 2%, बाकी सारी एसेट्स के ऊपर 10% टीडीएस काट के मेरे हाथ में पैसे आए, समझे। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन पेमेंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के बिना के पेमेंट, क्योंकि रेंट के ऊपर जीएसटी भी लगता है, रेंट के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी भी लगता है। पर नो टीडीएस फॉर रेंट पेड इन रियल टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट को रेंट दिया है तो उसमें कुछ नहीं आता, ये अपने काम का नहीं है, बट अपने तो खाली नाम याद रखने के इसके अंदर, समझो, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है ना, इसमें थर्ड यूनिट ऐसा ही, ये सिर्फ नाम याद रखने, यू आर ऑलरेडी ऑन 6th पेज। 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्क लिया है ना अगर हमने, तो जब हमारे अकाउंट में उसके पैसे क्रेडिट किए जाएंगे ने तो हम क्या करेंगे, 1% इंडिविजुअल या तो एचयूएफ हो तो, बाकी कंपनी या तो फर्म हो पार्टनरशिप तो 2% जो भी अमाउंट रिसीव होता है ना उसके पैसे काट के, राइट। अब यहाँ देखो, वो इज द डिडक्टर, डिडक्शन देने वाला कौन, एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज सपोज टू डिडक्ट सोर्स, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने वाला इंसान, डिडक्टर का मतलब कौन पैसा काटेगा तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट में से, तुम्हारे खाते में पैसे कितने आएंगे टैक्स माइनस करने के बाद के, तो टैक्स काटेगा कौन, तो डिडक्टर कौन होगा, सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई भी कॉर्पोरेशन जिसको सेंट्रल स्टेट या तो प्रोविंशियल इस जगह के एक्ट के अंदर बनाया गया हो, कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर हो, बराबर, या कोई भी टाउन विलेज की कोई भी कमिटी, कोई भी सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई भी ट्रस्ट, कोई यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो अगर पैसा देगा नहीं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो क्या करेगा, पैसा जब भी कॉन्ट्रैक्ट का दिया जाए तो उसमें से 1% अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो, और अगर फर्म या तो कंपनी हो तो 2% कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टोटल अमाउंट है उसमें से पैसा काट के गवर्नमेंट के अंदर जमा कराए, और बाकी का अमाउंट सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में डिपॉजिट करे। देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्क में क्या क्या आता है वो भी लिखा गया है, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, broadcasting and telecasting, including production of programs for such broadcasting और telecasting, carriage of goods और passengers, यानी अपने रेलवे के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी आ गया, उसके अंदर कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग या तो सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सामने वाले को जो प्रोडक्ट चाहिए ना उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दी वो भी आ गया इसमें। इट डज नॉट include manufacturing or supplying a product according to requirement and specification of a customer using the material purchased from a person other than such customer, मतलब मैं तुम्हारा मटेरियल यूज करके
तुमको जो वो चीज वापस देता हूँ मैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गिना जाएगा। समझे? मैं खुद का मटेरियल यूज करूँ, बाहर से लाऊं मटेरियल, उसके बाद में तुमको कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो गिना जाएगा इसमें। अब रेट ऑफ टीडीएस आगे भी बताया मैंने, कितना लिखा है? एचयूएफ फॉर इंडिविजुअल तो 1%, फॉर एनी अदर पर्सन 2% लिखा है। इफ द रेसिपिएंट इफ इज अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, तो वो पैन नंबर देगा, लेकिन उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। फिर टैक्स, अगर वो पैन नंबर फर्निश करता है, यानी को पैन नंबर दे दे, तो उसको टीडीएस नहीं काटना है, वो अपने अपना टैक्स अपने हिसाब से भर लेगा। बराबर? इसमें भी जो भी कंसिडरेशन मिलता है, उसमें जीएसटी को एक्सक्लूड कर देना, जीएसटी के पैसे इसमें ऐड करके नहीं। यानी 1 लाख की चीज है, 28% तुमने जीएसटी लगाया, टोटल कितना हो गया? 1,28,000 हो गया। तो 1,28,000 पे 1% नहीं गिनना है, बेसिक अमाउंट 1 लाख तक परत गिनना है। समझे ना? वो इसका कंसेप्ट है। पेटी केसेस, यानी छोटे केस हो ना, एक एक दो दो बार के, तो 30,000 सिंगल ट्रांसफर में, और 1 लाख पूरे फाइनेंशियल ईयर में एमसीक्यू में आएगा। इसका मतलब समझाऊं तुमको कि ये है क्या, अगर समझो। क्या होगा मेरे डाटिए, देखो, पीटी केसेस लिखा है, कैश नहीं लिखा है, रोकड़े की बात नहीं कर रहे, यानी छोटे छोटे केस। इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं एक ट्रांजेक्शन साल में 50 ट्रांजेक्शन करूँ, एक मिनट, साल में 50 ट्रांजेक्शन करूँ, तो 30,000 पर ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर देखो, मैंने पूरे साल में 1 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, 1 लाख का ट्रांजेक्शन, तो इसको मैं पीटी केस कहूँ। समझे? सब मिला के 1 लाख तक। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो ने, तो उनके पास अगर पैन नंबर है न, तो 10 या तो इससे कम कैरेज है, तो वो डिक्लेरेशन सबमिट कर दे और टीडीएस से बच जाए। व्हीकल कितनी होनी चाहिए? 10 से कम, 10 या तो 10 से कम, और पैन नंबर होना चाहिए उसके पास। लास्ट है 194 IA, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर 50 लाख तक है, नो टीडीएस, 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं करेगा। लेकिन 50 लाख से ऊपर कोई तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मकान, दुकान, जमीन वगैरह का है, तो इसको अगर ट्रांसफर किया ना, तो इसको 1% टीएस, सॉरी, 1% टीडीएस भी कटेगा। सारे दूसरे चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन टीडीएस भी, यानी मकान की कीमत 50 लाख से ऊपर हुई ना, तो इसमें कितना 1% अपने टैक्स देना। तो सामने वाला अपने को क्या करेगा? वो पैसा माइनस करके देगा। अब 194 1B या तो IB, रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, रेंट पेबल फॉर मंथ 50,000 से ज्यादा हो तो, एक महीने का 50,000 से ज्यादा हो तो 5% रेंट के। अगर पैन कार्ड ना हो ना उसके पास, तो 20%। इसमें इन्होंने कैसे लिखा था? इन्होंने ने सीधा नक्शल में दे दिया, बाकी बहुत लंबा है पेपर, इसको है ना छोटा कर दिया है। तो देखो, हु इज द पेयर, तो कोई भी इंसान, रेसिडेंट पर्सन, फीस, ये फीस टेक्निकल सर्विस के लिए 194J की बात करें, लास्ट ये, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज लोअर अर्लियर। तो इसमें ने कितना अमाउंट टेक्निकल सर्विस का विदाउट टीडीएस अपने दे सकते हैं, तो 30,000। पर 30,000 से ऊपर अगर सर्विस की फीस हुई ना, तो 2% टीडीएस कटेगा ऐसा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, एलियस गर्चावी वाला।